बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर लाहौर में एक इलाका है ज़मान पार्क। वो बना हुआ है महवर पाकिस्तान की सियासत का। हालांकि कल रात को पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने ख़बर सुनी कि पेट्रोल 5 रुपये और डीज़ल जो है वो 13 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। लेकिन ये ख़बर जो है ये अब इतनी अहम नहीं है मीडिया के लिए। किसी ज़माने में तो 1 रुपये भी पेट्रोल महंगा होता था तो बहुत शोर पड़ता था। अब 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया और ख़बर जो है वो इतनी अहमियत नहीं हासिल कर रही। ख़बर यही है कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नया ऑपरेशन होगा नहीं होगा, गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे। आज एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनके जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए वो मुअत्तल किए जाएँ। तो आज सुबह को और फिर दोपहर को इस केस की समाअत हुई। इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जो पहले कुछ साल पहले नवाज़ शरीफ साहब के वकील थे। तो उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले में अदालत ने यह कहा है कि ये नाकाबिल ज़मानत वारंट ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हैं जो अदालती अहकामात के बावजूद पेश नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार को बग़ैर ताख़ीर हर सूरत इस अदालत में पेश किया जाए। नाकाबिल ज़मानत वारंट का मकसद मुलज़िम की अदालत में हाज़िरी को यकीनी बनाना है। सिर्फ अंडरटेकिंग की बुनियाद पर नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार के हामियों ने पुलिस को अदालती अहकामात पर अमल दरामद से रोका, मुज़ाहमत की और रुकावटें डालीं। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लाखों रुपये खर्च किए गए। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को मनसूख करने की दरख्वास्त कानून के मुताबिक बिलाजवाज़ है, जिसको मुस्तरद किया जाता है। तो ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा फ़ैसले का जिस्ट बता दिया है। तो अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब ख़ुद गिरफ़्तारी दे देंगे या उनको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा इस्लामाबाद की अदालत में। और एक और इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि ज़मान पार्क में बहुत से ट्रेंड दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ये सिर्फ सियासी मुखालफिन इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कुछ टीवी चैनल्स भी लगा रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम, सायरा बानो साहबा रुकन कौमी असम्बली हैं GDA की, और इस पे हम कुछ बात करेंगे। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, अकील यूसुफ़ज़ई साहब, उनसे भी बात करेंगे। और इमरान साहब के जो वकील हैं लाहौर में, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता कायम करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुसद्दिक साहब, इससे पहले कि हम ये इमरान खान साहब पे बात करें, पहले ज़रा ये बता दें कि अब पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है, मज़ीद तो नहीं ना होने वाला? देखें, ये बताना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि तेल की जो कीमत है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे, पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं होता कि बैनुल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमत क्या होगी। वो तेल की कीमत डॉलर में सामने आती है और हमारे पास डॉलर नहीं, हम डॉलर तो नहीं प्रिंट करते, हमारे पास रुपए होते हैं। तो फिर हमें रुपयों से पहले हम डॉलर ख़रीदते हैं और फिर जो भी बैनुल-अक़वामी कीमत होती है वो अदा करते हैं। तो दो अहम चीज़ें हो जाती हैं, एक बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त क्या डॉलर में तेल की कीमत है, और दूसरा रुपए और डॉलर के दरमियान में क्या तनासुब चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। इन दोनों चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हर 15 दिन के बाद तेल की नई कीमत। लेकिन कल रात को तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ जी। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो 15 दिन की आप एवरेज लेते हैं ना, तो अब जो तेल की कीमत कम हो रही है, 15 दिन के बाद जो तेल की प्राइस सेट होगी वो इन 15 दिन की बुनियाद के ऊपर होगी। तो अभी हम ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि मज़ीद भी महंगाई हो सकती है? महंगाई भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। ये बताना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया 15 दिन में तेल की कीमत रोज़ बढ़ती घटती है। तो वो एवरेज 15 दिन की क्या होगी और रुपए और डॉलर का उस वक्त तनासुब क्या होगा, उस लिहाज से तेल की कीमत तय की जाएगी। वरना आपको पता है कि तेल एक इतनी महंगी चीज़ है, 2 से ढाई बिलियन डॉलर की हम एनर्जी तकरीबन इंपोर्ट करते हैं हर महीने। अगर उस पर सब्सिडी देंगे तो मुल्क के सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जी ठीक है। सायरा बानो साहब, आप ये बताएं कि ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो ज़मान पार्क में जो भी हो रहा है, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए या ये कोर्ट का ये जो फैसला है इसको कहीं चैलेंज कर देना चाहिए? मैं जवाब देती हूँ। तो सिर्फ पेट्रोल का इनसे पूछना था, उसके ऊपर मैं कुछ आप पेट्रोल पे कुछ बोल दें, बिल्कुल, या बाद में बोल दूँ? नहीं, बोल दें आप जो सर। पेट्रोल एक ही इसी प्रोग्राम में बात हुई थी कि जो रशिया से तेल आ रहा था, तो वो आया या नहीं आया,
या हम सिर्फ चोरी छुपे ईरानी तेल पर ही गुजारा करें? वो मेरा ख्याल है कि वो एक पिछले प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि आने वाला है। दोबारा बता देता हूँ। दोबारा तो चले नहीं, दोबारा नहीं तो क्या फिर सिर्फ हम क्या चोरी छुपे स्मगल ईरानी तेल पे गुजारा करें? ये बड़ी आपकी अहम बात है। ये बात बिल्कुल ठीक तो क्या सिर्फ उसी पे गुजारा करें? और अगर डॉलर इतने महंगे और सब डॉलर उसमें जाते हैं, तो जो इन्होंने मिनी बजट पेश किया था तो उसमें कहा था कि ये इसका जो आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। पेट्रोल महंगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आवाम के ऊपर इसका बोझ आया। चले इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बाकी रही आप ज़मान पार्क की बात कर रहे हैं, तो वो तो अदालत इतनी जल्दी क्या है गिरफ्तारी की? और जिस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्द है? हाँ, ये आपने सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हज़ारों ये निकलते हैं, ऑर्डर वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं। क्या वो सब पे ऐसे ही अमल दरामद होता है? हाँ। और एक वारंट गिरफ्तारी तो हमारे वज़ीर दाखिला ये राना सनाउल्लाह साहब का भी निकला हुआ है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर के ऊपर हमला हुआ है? हाँ, ये बात आपने सही किया है। और ये जो आपने दहशतगर्द वाली बात की है, इस पर भी बात करते हैं। मेरे पास कुछ ट्वीट्स भी हैं ऐसी जो कुछ पीटीआई के हामियों ने किए हैं, कुछ मुखालफिन ने किए हैं। और एक टीवी चैनल ने ये कल ख़बर दी थी कि ज़मान पार्क लाहौर में एक कालदम तंजीम का जो साबिक तर्जुमान है, जो कि गिरफ़्तार भी हुआ और फिर वो कुछ अर्सा पहले रहा हुआ, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो इस पर हमारे पेशावर में एक मशहूर सहाफ़ी हैं, कई किताबें लिखी हैं उन्होंने मिलिटेंसी पे, अकील यूसुफ़ज़ई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे बात करते हैं। अकील यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइए कि ये जो ज़मान पार्क के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं, और ये गवाही जो है ये पीटीआई ही के हामी कुछ यूट्यूबर जो हैं उन्होंने दी है कि जी अब उधर रुख ना करना, वहाँ पे हमारे पास तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन आ चुके हैं। तो ये क्या किस्सा क्या है? ये कौन आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तरबियत याफ्ता मुजाहिद है और वो वहाँ पर मौजूद है, और अगर वहाँ पे हेलीकॉप्टर आएगा तो हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। हमारा तो एहतजाज ये है कि एक तो हम पीटीआई की वजह से बदनाम हुए हैं कि यहाँ पर तजुर्बागाह बना रहा 2013 के बाद, और फिर उसके बाद मिलिटेंसी के बारे में या अफ़गानिस्तान के बारे में या टीटीपी के बारे में इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो भी सबके सामने है। अब ज़मान पार्क में भी जिन लोगों ने वहाँ पर हाजिरी लगाई है, जिन्होंने डंडे बरसाए हैं और जिन्होंने डंडे सहे हैं, उनमें भी अगर आप नाक़दाना जायज़ा उसका ले लें साहब की बुनियाद पर, तो खैबर पख्तूनख्वा ही से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन और लीडर है। बाकी लोग तो प्रेस टाक करके चले जाते हैं चंद एक को छोड़कर। तीसरा ये वाला जो इशू सामने आ गया है, उसमें जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो उसके बाद डिलीट कर दिया गया है, मगर वो आई थी और चंद और लोगों ने भी इस किस्म की धमकियाँ दी हुई थी। मैं इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एक पुरम शहरी के तौर पर एहतजाज भी करता हूँ कि ज़मान पार्क में भी हमारा जो तारुफ कराया गया वो उन लोगों की वजह से या उन लोगों के बिहाफ पर, उनकी मौजूदगी के बिहाफ पर किया गया जो कि टेररिस्ट रहे हैं या टेररिस्ट है या उनका प्लीज मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको कुछ पता या नहीं पता? बिल्कुल, ये पतिपुरे गांव है स्वात में, और यहाँ पर इनका ताल्लुक वहाँ से है। ये जो तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी, आपको याद होगा हामिद मीर साहब सूफी मोहम्मद साहब ने जो शुरू की थी, और उसमें तकरीबन 400 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग एक MPA 1993-94 में। उस वक्त से ये उस तंजीम का हिस्सा थे। बाद में जब TTP बनी तो उस वक्त भी ये सूफी मोहम्मद के साथ थे, मगर जब 2009 में वो एक नेगोशिएशन प्रोसेस हो रही थी पीपल पार्टी और ANP की सूफी मोहम्मद के साथ, और ग्रासी ग्राउंड में मेरे ख्याल में आप भी उस वक्त स्वात में थे, उसमें जो ऐलान होना था हुकूमत के बिहाफ पर, उस वक्त जो सूफी मोहम्मद और मौलवी फजलुल्लाह के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी, ये उसका एक बुनियादी करेक्टर था। चंद महीने पहले जब जनरल पेज के एक पीस प्रोसेस के हवाले से अफगानिस्तान में जो चली थी, उसके नतीजे में जो चंद 100-150 लोग रिहा किए गए, तो इकबाल साहब जो है ना वो भी उनमें शामिल थे। और उसके बाद वज़ीर आला महमूद खान के कहने पर, इनकी ख्वाहिश पर इनको PTI में शामिल किया गया, और बाद की जो तफसीलात है कि वो खुद वहाँ पर गए हैं चंद लोगों को लेकर, और चंद मिनिस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने चंद और लोग भी अपने साथ लेकर गए हैं ज़मान पार्क में, और बहुत से लोग इस वक्त भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफ में इकबाल साहब के बारे में बताया, जो कि मुबैना तौर पे उनका ताल्लुक TTP से है,
और वो रहा किए गए कुछ अर्सा पहले और अब वो ज़मान पार्क में मौजूद है। अब अज़हर सिद्दीक साहब से अगर हमारा राब्ता कायम हो चुका है, जो कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अज़हर सिद्दीक साहब, सवाल मेरा ये है कि हम बात कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है उनको अब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तारी देनी चाहिए या कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आप उनके वकील भी हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगे। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि ये गिरफ्तारी के लिए नहीं है, ये नॉन बेलेबल वारंट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोक्योरिंग अटेंडेंस। और मैं आपके सामने एक तारीखी केस रखने लगा हूँ, 2014 SCMR 1762। ये केस ये है कि कभी इस्तगासा दायर होता है कि जब 302 जुर्म लगता है या ऐसे जुराइम लगते हैं जो नाकाबिले ज़मानत है, तो उसके अंदर ऐसा होता था कि सेशन कोर्ट्स वारंट जारी करते थे। तो वारंट जारी करने के बाद होता था आपको ज़मानतें लेनी पड़ती थी, और ये नैब के केसेस कराची में ये होता था। पंजाब में ऐसा नहीं होता था कि जिसके NBW जो है फॉर द पर्पस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं जारी किए, यानी वारंट ऑफ अरेस्ट और नॉन बेलेबल वारंट में अब फर्क है। वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं जारी किया तो उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर सेटल कर दिया, और बाद में जस्टिस खोसा साहब के दौर में भी ये क्वेश्चन आया कि ये मुल्क में ये दोहरा निज़ाम क्यों राइज है। यानी ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की चीज़ें, मैं बता दूं, ये सेक्शन 75 के हवाले से वारंट है, ये अटेंडेंस। और जो तोशा खाना का केस जो बनाया जा रहा है, मैं तो हैरान होता हूं कि शायद पता नहीं कोई दहशतगर्दी का केस है या पता नहीं बहुत बड़ी डकैती का है। ये 137 के अंदर कहा है कि अगर आप मिस डिक्लेरेशन करेंगे तो ये करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी 167 में दिया, 170 में डिफाइन किया है, तो 2 साल के करीब सजा है। और ये जुर्म जो है ये काबिले जमानत जुर्म है, यानी इसके अंदर आपको पहले जमानत नहीं करानी है। यानी ये भी जरा क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये जो कंफ्यूजन है ना। अज़हर साहब, इसमें फैसले में ये भी कहा गया कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इमरान खान साहब, इन्होंने अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा, हमने इनको 4 दफ़ा इस्तिस्ना दिया है। अब ये हमने इनका फिर 4 दफ़ा इस्तिस्ना दे के वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, तो आप वकील के तौर पे बताएं ना कि एक अदालत में 4 दफ़ा वो नहीं पेश हुए, उनको इस्तिस्ना दिया गया है, तो उसके बावजूद वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे? और देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूं, पहले तो मैंने आपके सामने ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये गिरफ्तारी वाला इशू नहीं है, अटेंडेंस प्रोक्योर करने वाला है। और ये भी बात आ गई कि 4 दफ़ा एग्जम्पशन मांगी है, और एग्जम्पशन तारीखी तौर पर कब मांगी थी इमरान खान साहब ने, जब उन पर हमला हुआ था, इट वॉज ए मर्डर अटैम्प्ट असैसिनेशन का, और हम सब ने देखा वहाँ पर, और वो उसी बुनियाद पर कोर्ट में नहीं गए। इमरान खान साहब अदालतों की हियरिंग से नहीं भाग रहे हैं, मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों को। हमें भी इंस्ट्रक्शन यही है कि अदालतों की हियरिंग से हमने नहीं भागना है। इशू क्या है इस सामने मैं रखने लगा हूं कि लास्ट डेट पे जब हियरिंग के लिए गए तो इस कोर्ट में अदालत में वो पेश ना हो सके। ठीक है, आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, आप और हमने देखा कि वो हेयरिंग के लिए गए हैं कोर्ट में, तो 780 के पर्चे हो गए, और दोनों जगह 780 थाना रमना ने, इस्लामाबाद पुलिस ने पर्चे दर्ज कर दिए। अब यहाँ टाइमली नहीं पहुंच सके, वहाँ एग्जम्पशन की दरखास्त दी, उन्होंने जैसा लगा इस बात का। और मैं तो आज के फैसले के बाद मैंने एडवाइस की है कि इन जज साहब से केस ट्रांसफर कराया जाए, ये बायस्ड हैं, और जिस तरह का ये ओपिनियन, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो तो ज़हनी तौर पर अपना माइंड दे बैठे हुए हैं। और अभी आप ये जो फैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि एग्जम्पशन गया, मिसाल के तौर पर इन्होंने 18 तारीख को पेश होना था, 14 तारीख को एग्जीक्यूट कराने की क्या जरूरत है? अभी आपने राना सनाउल्लाह के देखे हैं, मुझे बता दीजिएगा, इसी तरह लगता है कोई 300 पुलिस वाले वहां पर गए होंगे, इसी तरह कोई डीआईजी वो सर्विस कराने गया होगा, आपने देखा होगा, या शायद वो नजर नहीं आ रहे होंगे, मुझे भी नजर नहीं कहीं आए। क्या आप देखे तो सही ना कि सिर्फ अगर वारंट अरेस्ट कराना, सर्विस कराने हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाना है पाकिस्तान का। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ना पाकिस्तान के अंदर ना इंडिया के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉन मेरेबल वारंट कौन सर्विस कराता है? एक प्यादा कराता है जो 4थे ग्रेड का या 5वें ग्रेड का, एक हवलदार है, एक एएसआई। यानी यहां डीआईजी, यानी क्या ऐसा है मसला कि डीआईजी इतनी पुलिस फोर्स के साथ, और वो भी आपने देखे, हमने सारा कुछ बताया लाहौर हाईकोर्ट के सामने। लाहौर हाईकोर्ट ने इसलिए फोर्स पीछे हटाई, अगर ऐसा कोई मामला होता तो कभी भी लाहौर हाईकोर्ट ना करती, बताना यह था उनको। और अदालत को मुतमिन भी इसी बात पे कर रहे हैं हम कि हमने अदालतों से
पीछे नहीं हटना है। ठीक है, हमने अदालतों का तो हम सबसे ज्यादा अदालतों पर करना यकीन क्या करते है? हैं। अब करना क्या है? गिरफ्तारी देनी है नहीं देनी? मैं बता देता हूं। नहीं सर, मैं फिर बताऊं, गिरफ्तारी का इशू नहीं है, कस्टडी और अरेस्ट में बहुत फर्क है। चलें, कस्टडी इस पर्पस के लिए है कि आपने कोर्ट में पेश होना है। 18 मार्च को और कोर्ट में पेश हमारे पास होंगे। अब रेमेडी क्या है? 18 मार्च को कोर्ट में पेश जी होंगे। बिल्कुल 18 तारीख को पेश होंगे। चलें, ठीक जी है। 18 तारीख को यही इंस्ट्रक्शन है, 18 को पे। और मैं एक बता दूं आपको, सुबह जो फैसला है, ये फैसले के अगेंस्ट क्रिमिनल रिवीजन हमारे पास अवेलेबल है। आपको यानी श्योरिटी देने का कानून ने कहा है ना, 76 सेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। दूसरा ये है, आगे बाद में बात कर लेते हैं। मुसद्दिक साहब वो कह रहे हैं जी गिरफ्तारी का मसला नहीं है, हमने 18 मार्च को कोर्ट में पेश हो जाना है, तो फिर मसला तो हल हो गया। मसला शुरू से ही हल है जी। हाँ। मसले में क्या है, क्यों पेश होना चाहिए? पेश तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए एक निज़ाम हो, वहाँ पे पेश होना चाहिए। पेश तो वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे हुक्मरान और अवाम के लिए एक कानून हो। कोई जेब कतरा पकड़ा जाए, कोई रोटी चोरी करता पकड़ा जाए, किसी के पास से रोटी बरामद हो जाए, उसको तो पकड़ लें, लेकिन खान साहब को क्यों पकड़े? देखिए ना, हमारे यहाँ एक फ्यूडलिज्म का या जागीरदाराना निज़ाम है। वो निज़ाम क्या कहता है? वो कहता है कि कवानीन तो हैं, और अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं उनका रखवाला हूँ, और अगर किसी की बेटी के साथ कोई ज़्यादती होगी तो मैं उसका हल करवाऊँगा। लेकिन अगर मेरे बेटे ने किसी की बेटी के साथ ज़्यादती कर दी तो कोई रिकोर्स टू लॉ नहीं है। एक ज़िमनी सवाल अगर करूँ, जी पूछ लें। वो यही बात हो रही है, ये सायरा बानो साहब ने भी की और अदर सदीक साहब ने भी, कि गुजरांवाला की अदालत राना सनाउल्लाह के बारे में वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, इस्लामाबाद की अदालत इमरान खान के बारे में करती है, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ इमरान खान के वारंट पे अमल दरामद में सीरियस है। चले इसको भी ले लेते हैं। देखिए, आपको पता है ना, आप तो जानते हैं, आपके कॉलेज के ज़माने में आपके साथी थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, 2 साल जेल रहे थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी 2 साल जेल रहे थे। वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के कोई 20-25 किलो हेरोइन निकल आई, और उसके बाद वो मौत की काल कोठरी में 1.5 साल रहे। उसके अलावा वो मरियम नवाज़ को उनके बाप के सामने रात को 2 बजे हस्पताल से हथकड़ियाँ लगा के घसीट के ले गए। नवाज शरीफ खुद जहाज़ में बैठ के अपनी बेटी को लेकर आ गया, और वो पूरी फ़ौज आपने दिखा दी जिन्होंने आके अरेस्ट करके ले गए। राना सनाउल्लाह को फिर पकड़ लें या हेरोइन डाल दें उनके ऊपर। सवाल ये पैदा होता है, आपने हमज़ा शरीफ को, शहबाज को पकड़ लिया, शहबाज साहब को वज़ीर आज़म को पकड़ लिया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को पकड़ लिया, एहसन इकबाल साहब को, इनके ऊपर गोली अकेले पे चली है। एहसन इकबाल को गोली नहीं मारी थी जो उनकी कोने पे लगी थी, जब उसकी चेस्ट में लग रही थी, वो अदालत नहीं गए, वो उसके बाद जेल नहीं गए। ये जो कुछ भी आपने मिसालें मैंने दी, आपको ये सब गलत हुआ जी। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है ये सही हो रहा है। राना साहब भी पेश होंगे। राना साहब बिल्कुल नहीं, राना साहब को पकड़ने पुलिस इस तरह जाएगी? जी बिल्कुल जरूर जाना। अगर राना साहब पेश नहीं होते, जब अदालत की तारीख आती है, अगर नहीं पेश होते तो चले जाए। एक दफा तो वो नहीं पेश हुए। देखिए मेरी बात सुने, अदालत के अंदर इमरान खान साहब नहीं आए, अदालत ने कहा कल आ जाए, क्या मसला है यार। कल नहीं आए, उन्होंने कहा अच्छा चले परसों तक आ जाएं। वो परसों नहीं आए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करें, हम अदालत खुली रखते शाम तक आ जाएं। उन्होंने कहा शाम को नहीं आए, उन्होंने कहा अच्छा फिर वो जो वो वकालतनामा तो दे दें। उन्होंने कहा वकालतनामा भी नहीं है, आना भी नहीं है, वकालतनामा भी नहीं है, और जितनी दफ़ा मर्जी। ये कहाँ पे हुआ? और ये आपने देखा नहीं अदालतों में ने कहा कि कल आ जाएं, उनके वहाँ पे वो गए थे। तो होता रहा है, लेकिन हम उनके वकील हमारे साथ हैं, उनसे बात। अरे भाई, आपने अभी उस दिन जब ये गए थे, आखिरी तीसरे दिन, जब शाम तक उन्होंने कहा कि चल शाम तक आ जाएं, तो वकालतनामा नहीं था उस दिन। अच्छा, अभी तो है वकालतनामा। हाँ। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मैं तो एक फ्यूडल निज़ाम, फ्यूडल माइंडसेट की बात कर रहा हूं, कि एक बंदा जिसका फ्यूडल माइंडसेट है, जो वो कहता है इस मुल्क का निज़ाम मेरे लिए थोड़ी है यार, और मैं तो रियासत मदीना का को अच्छा, आगे लेके चलने जो वाला आपने बड़ा आदमी है अहम नुक्ता दिया है। अच्छा, इस पे सायरा बानो साहब आप क्या कहेंगे? ये फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि अगर मैं गिरफ्तारी दे दूंगा तो मुझे दोबारा कत्ल तो जेल में नहीं, वो कहते जेल में ले जाएंगे, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। जेल में तो उन्होंने कहा कत्ल करते, और जाहिर है जैसे हालात हैं यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई कंपाला से तो आई नहीं हुई, इसी मुल्क की बाशिंदा हूँ, यहीं पर ही पैदा हुई पली बड़ी। तो ये तो जो ये अभी बता रहे हैं कि शायद ये पहली दफ़ा खान साहब के साथ हुआ है, तो ये तो उस मुल्क में होता हुआ आया है।
मतलब मैं अगर किसी की जमानत दूं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, तो क्या मुझे अदालत उठा के क्या आला मनसब पे बिठा देगी? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे याद आ, ये कैसे? क्यों शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की जमानत नहीं दी थी कि वो 6 हफ्तों में आ जाएंगे? वो 6 हफ्तों से वो पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका है, उस पर किसी का ध्यान गया कि वो उसका जवाब क्या जमा करवाया गया? और बाकी रही आइन और कानून की बात, आइन और कानून पे मैं कहती हूँ कि अमल कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इलेक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है ना, इलेक्शन करवा लें। उससे भागने के लिए दाएं बाएं ये वो, एक कह रहा है सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा कह रहा है पैसे नहीं है, तीसरा कह रहा है हमारे पास बंदे नहीं है, लेकिन अपने PSL मैच और बाकी सब चीज़ों के लिए है। तो आइन और कानून, आई एम सॉरी, है कहाँ? ये जो आइन की तकरीबात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके मेरे टैक्सेस का पैसा लगा के असेंबली को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, और यहाँ पर खाने चल रहे हैं और बड़े जी वो लगे आप उस असेंबली के मेंबर हैं? सेनेट का हो रहा है, मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तो मैं तो उससे पहले 14 अगस्त नहीं इन्होंने अगर इनवाइट करते तो मैं फिर इनको बताती वहां पर कि कौन सा आइन, कौन सा कानून। आइन नहीं मुझे कोई, मैं ऐसी चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर रहती हूँ कि जहाँ पर जाकर अपना खून जलाऊं और मुनाफकत भरी हंसी हंसूं, मुझे वो उस जगह पे मैं नहीं जाती। तो मुझे बताएं कि आइन और कानून है कहाँ? क्या रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? मतलब इन सब की हिस्ट्री उठा के देख लें, मतलब जो हुक्मरान है उन साल में। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, मुझे नहीं पता है कि ये किसका दिमाग है ये हरकतें करवाने में। मतलब एक गलती की और उसके बाद उन्होंने गलती की लाइन लगा दी। मतलब मेरा आपसे सवाल इस फोरम पे ये कि ये सब कुछ यही चलना है? ये म्यूजिकल चेयर ऐसे आप होगी? खुद ही बता के गई थी 2-3 महीने पहले कि ये इलेक्शन कोई नहीं होना। तो सर ये म्यूजिकल चेयर है कि जहां पर म्यूजिक खत्म होगा, जो बैठा और वो फिर इसका इक़्तिदार संभालेगा। अब ये गेम के रूल्स बदलने पड़ेंगे, गेम्स के रूल बदलेंगे तो चेहरे भी बदलेंगे और निज़ाम भी बदलेगा। वापस से सारा कुछ ये कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब इन बातों में हम नहीं आने वाले कि यहाँ पर बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करें। ये नारा सुन रहा हूँ, चेहरे नहीं निजाम को बदलो। हाँ जी, तो अब गेम्स के रूल बदल लें। अच्छा, तो ये म्यूजिकल चेयर बस अब इससे लेकिन मीर साहब एक साहब से सवाल, अब ये सारी गुफ्तगू आप भी सुनते हैं रोज, तो आपको भी यही लगता होगा ना कि इमरान खान के ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना ये कानून लागू? ये तो इनको बाकी जिनको पकड़ लिया वो तो पुरानी बात थी। अब तो कम से कम इन मौजूदा हालात में आप ये समझते हैं ना, अदालत कुछ भी चाहे, खान साहब को तो नहीं पकड़ सकते ना। आपका नुक्ता नज़र कुछ इस पे क्या है? आपका नुक्ता? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मैंने एक ब्रेक लेनी है। अदालत इलेक्शन नहीं करवा सकती तो अदालत किसी को क्या वो कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जैसा कि वक्फे से पहले हमें तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक साहब बता रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं, मसला ये नहीं है कि वो गिरफ़्तारी से गुरेज़ कर रहे हैं, मसला ये है कि अदालत में पेश होना है और हम अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तस्दीक किया है अज़हर सिद्दीक साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे। अच्छा, अब अज़हर सिद्दीक साहब, मैं आपको इमरान खान साहब का एक हालिया इंटरव्यू है उसका एक क्लिप सुना रहा हूँ अंग्रेज़ी में, ज़रा आप सुने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब रियासती इदारों के साथ बराह रास्त कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी जो है उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अज़हर सिद्दीक साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानब मैं हर कदम उठाने के लिए भी तैयार हूँ। तो कल उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम लिया है, आज वो एक रिकॉन्सिलिएशन का मैसेज दे रहे हैं। तो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर मेरे पे तशद्दुद भी हो सकता है, मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। तो एक्चुअली पॉलिसी है क्या? हामिद मीर साहब, जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, आपसे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट को शायद पाकिस्तान में जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कम समझता है और क्या रोल है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एज फार एज द मैटर विद रेफरेंस टू जनरल रिटायर्ड बाजवा इज कंसर्न, खान साहब का ओपिनियन जो उन्होंने दिया है वो अपने उस ओपिनियन पे कायम है। दूसरी तरफ बात ये है कि सारे मामलात को अगर लेकर चलना है तो उसके लिए उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं। ठीक है, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने देखे उनकी किताबों में ये नहीं है ही इज एक्टिंग लाइक अ स्टेट्समैन, किसी को एतराज हो, बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन मैं जो कि मेरा मिलना रहता है, मैं कुछ चीज़ों को वहाँ बैठकर देखता हूँ कि ऐसा नहीं है।
एक जो कंसर्न है ना, वो बड़ा कंसर्न है। अब आपको भी पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया, सिंध हाउस से चल के सिंध हाउस इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, या आपको भी पता है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूं, ये हमको ही पता है। अभी आप बता लें कि पाकिस्तान में हम कह रहे हैं जमहूरियत चल रही है, 20 जो इस वक्त अपोजिशन के लीडर बने बैठे हुए हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। यानी आप देखें क्या वो अपोजिशन लीडर है। फैसलाबाद में गए, राजा रियाज ने इनके सारे इश्तिहार लगाए और हर एक ने देखा क्या है, और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि ठीक है, हालांकि मैंने सपोर्ट करता था कि ये जो इस्तीफे दिए हैं ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मैंने तो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट भी चैलेंज की हुई है, लाहौर हाईकोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। आप देखें जब फैसला किया गया कि असेंबली में आना है, पहले जो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे और लटका के रखा हुआ था 7 अप्रैल से लेकर तब तक, और रातों रात वो एक्सेप्ट कर लिए। क्या मकसद है इस मुल्क में जमहूरियत अगर वाकई आप चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ मिल रहा है? यानी जब तय कर लिया, और मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, एक मुसद्दक साहब बात कर रहे थे, हकायक से हट के बात करना अच्छा नहीं लगता। कुछ तारीखी बातें मुझसे सुन लीजिएगा। हमजा शरीफ को नैब पकड़ने आई लाहौर के अंदर, घर बैठे हुए थे उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब ने घर बैठे ही प्रोटेक्टिव बेल दी, अदालत नहीं हुआ है। इसहाक डार ने बाहर से आना था, सलमान शहबाज ने बाहर से आना था, हम सब ने वो देखा। और जो मेरी बहन बात कर रही है, जरा उसको समझिएगा वो क्या कह रही हैं। ठीक है, नवंबर में 4 हफ्ते के लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्ते के लिए वापस आ जाऊंगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो केस लगना था सर। अब क्या हुआ, वो नहीं आए, अपीलें लगी, अपील में नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए नवाज शरीफ के। उसके बाद क्या हुआ, क्या उन्हें पकड़ने चलेगी यहां से पुलिस? क्या ठीक है, ये बात हो गई है। कमांडर या 400? जरा एक बात कर दूं, हमें तो बहुत जरूरी है ये बात जी। प्रोसेस क्या है? अगर नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट नहीं होते तो ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि आपके अगेंस्ट एब्सकॉन्डर होने की कार्रवाई होती है। नवाज शरीफ के अगेंस्ट एब्सकॉन्डर की कार्रवाई की गई और नवाज शरीफ इस वक्त डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ दैट हैज टू बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यही वाला मामला जो है ये इमरान खान साहब अभी तो लागू होगा ना बाद में। अच्छा मुसद्दिक साहब ये बताएं कि ये जो पहले बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, अब वो बयानिया जो है वो इमरान खान साहब ने अपना लिया। पहले नवाज शरीफ साहब लेते थे नाम आर्मी चीफ का कि वो मुदाखलत करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे। अब वो काम जो है वो कर रहे हैं इमरान खान साहब। क्या उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये तो नहीं? पता नहीं जी, मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या है। मैं ये जानता हूँ कि जो गुफ्तगू वो बाज़ मरतबा फरमाते हैं वो शायद इससे पहले किसी ने नहीं की। मसलन ये कहना कि पाकिस्तान के कुछ जर्नैल जो हैं वो बहादुर हैं और बाकी क्या हैं, और कुछ जर्नैल जो हैं वो वफ़ादार हैं। ये मैं आपको चीफ़ की अपॉइंटमेंट से 2-3-4 दिन पहले की जो उनकी तकारीर है उनका हवाला दे रहा हूँ। तो बाकी क्या हैं, और जो फिर गिल साहब ने तकरीर की जिसका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है, मगर उकसाना लोगों को, जो उन पर तशद्दुद हुआ, मैं कभी उसका हामी नहीं रहा, मैंने उसके ख़िलाफ़ बयान भी दिया। लेकिन यानी अपनी फ़ौज के जवानों को उकसाना, अगर वो इनकी बातें मान लें जो ये कह रहे हैं, और वो अपने जो अफसरान हैं उनकी बात मानने से कहें कि हम नहीं मानते, तो उसके बाद हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? हमारी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? तो ये जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि आप अब फ़ौज के अंदर से लोगों को उकसाएं फ़ौज के ख़िलाफ़, आप आधे जर्नैलों को उकसाएं दूसरे आधे जर्नैलों के ख़िलाफ़, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। दूसरे अभी उन्होंने जो कुछ दिन पहले बयान दिया, एक और जनरल का नाम बिगाड़ के उनके हवाले से ये कहा कि इसको हटाएं। अरे भाई, पहले भी हटाने पे आपने झगड़ा किया, पहले आपने एक को हटाने पे झगड़ा किया। चलें उस वक्त तो आप वज़ीर आज़म थे, को बात समझ भी आती थी। अरे अब तो आप वज़ीर आज़म भी नहीं हैं, आप बाहर से बैठ के कहे जा रहे हैं कि इसको हटाएं। यानी फ़ौज भी आपकी मर्ज़ी से चले, उसकी अपॉइंटमेंट्स भी आपकी मर्ज़ी से हों, आप अपोजिशन में भी हों तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी वो आपकी मर्ज़ी से चले, हर चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकता। ये मैं उसी दोबारा से उस तरफ आऊँगा, ये फ्यूडल माइंडसेट की निशानी है जो हमेशा से इनका खासा। अच्छा, अब फ्यूडल माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक और भी मसला पाकिस्तान में अब एक सवाल उठाया जा रहा है। आज नूरुल हुदा शाह साहबा जो हैं, आपके सिंध की बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं इतनी खुला,
तो ये बात अगर कोई सिंध का या बलूचिस्तान का सियासतदान करे, और जिस तरह की ट्वीट्स जो हैं वो कुछ तहरीक इंसाफ की हामी ख़वातीन ने की हैं जो कि बाद में डिलीट हो गई, तो नूरुल हुदा शाह साहब कह रही हैं कि ये ट्वीट उन बलोच औरतों के नाम जो गद्दारी के इल्ज़ाम में अपनी धरती की खाक में राख की गई, ये धमकी तो उन्होंने भी नहीं दी कि आज हेलीकॉप्टर का भी इलाज तैयार है, वो गलती ना करना। तो ये अगर जिस किस्म की धमकियाँ तहरीक इंसाफ की ख़वातीन दे रही हैं लाहौर से बैठ के, इस किस्म की धमकी अगर कोई सिंध की या बलूचिस्तान की या कोई खैबर पख्तूनख्वा की खातून देती तो अभी तक उसके साथ क्या हो चुका होता? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप ये पीटीआई की जो ख़वातीनों ने ये आपने कहा कि जो ट्वीट है उन्होंने धमकी दी है, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने रियासत को और आवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया? मतलब ये तो सोचना चाहिए ना कि ये हालात इस नहज तक पहुँचे क्यों हैं। और नहीं देखे ना, कोयटा में एक 2 बच्चों की माँ जो है, एक बलोच खातून है, उसको कई दिनों से उठाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो तो सोचेंगे ना कि हमने तो नहीं ये हेलीकॉप्टर की धमकी दी। हाँ, तो उससे पहले आपको यही तो बोल रही हूँ कि आइन और कानून कहाँ है आज? खैतरान कहाँ है? उसकी तो मैंने अभी पिछले दिनों, कल मुझे याद आ गया, 2 दिन पहले उसे ऑफिस में बैठे ट्वीट दे दी, जिसके पे कत्ल का इल्ज़ाम है, उसको बेल मिल के और वो ऑफिस में बैठा हुआ है। अब्दुर्रहमान खैतरान जी, उन खैतरान साहब की बात कर रही हूँ कि वो तो मामला ही दब गया कि हुआ क्या था, कुएं में मिलने वाली लाश किसकी थी, वो जो खातून कुरान पाक अब वही बात हुई ना। अब आपने एक बहुत बड़े बलूचिस्तान के फ्यूडल लैंडलॉर्ड की मिसाल दे दिया, मैं तो बलूचिस्तान की गरीब औरतों की मिसाल दे रहा हूँ। चले इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे ज़रा जल्दी से ज़रा ये बता दें, मुख्तसरन मेरे पास टाइम बहुत कम है, कि अब जबकि आपने भी कह दिया है और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी कह दिया कि जी इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, तो उसके बाद अब क्या ये मुनासिब है कि वहाँ पे ज़मान पार्क में वो जो पत्थर वत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं और गुलेल बरदार जो हैं वो भी मौजूद हैं वहाँ पे, तो वो अगर गुलेलें और पत्थर जो हैं वो कहीं आगे पीछे कर दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? अच्छा, यहाँ तक पहली तो बात है कि मेरा भी जाना हुआ था, मैंने तो कोई देखा नहीं है, आई डोंट नो। बहरहाल ये बातें सारी हुई हैं। अब इसमें मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं इस बारे में कोई कमेंट करूं, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, 14 तारीख से आप देख लें मुहासरा किसने किया हुआ है। हाँ। आंसू गैस कितनी फेंकी है, शेल कितनी। मैं किसी एक्शन को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये जस्टिफाई नहीं, मैं सिर्फ, और एक जवाब मैं बता दूं, ये भी लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखा ना हमने। लाहौर हाई कोर्ट ने देखे इन ऑल पूरे में उन्होंने कहा जी दोनों तरफ से मैलाफिडी का एलिमेंट, अब मैं रूल आउट नहीं कर सकता। अदालत के ये रिमार्क्स थे और अदालत ने पुलिस को कहा कि आप वहां से हट जाएं और माल रोड से उधर से धर्मपुरा के उस तरफ और सुंदरदास रोड के उस तरफ। और अगर आप देखें कोई हंगामा हुआ, कोई लड़ाई आपको नजर आई? कोई नजर नहीं आई लड़ाई। तो अब इमरान खान साहब अदालत प्यार मोहब्बत में आ रहे हैं, इमरान खान साहब अब अदालत में पेश होंगे, वो लाहौर से चलेंगे और इस्लामाबाद आके अदालत में पेश हो जाएंगे, ये होगा? जी बिल्कुल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल शायद वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहले पेश हो। चलें ठीक है। अब मुसद्दिक साहब, मेरे पास टाइम कम है, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि कुछ हफ्ते पहले आप हमारे शो में आए थे, आपने कहा था कि रशिया से तेल आने वाला है, तो वो तेल कब पहुंचेगा? जी, हमारी 80 से 85% तमाम मामला तय हो गए हैं, शिपिंग के तमाम मामला तय हो गए हैं, इंश्योरेंस के तमाम मामला तय हो गए हैं, फाइनल स्टेजेस पे हैं। हमारी जो कमर्शियल डील है वो फाइनल स्टेजेस पे है। हमने टारगेट सेट किया हुआ दोनों टीम्स के दरमियान में, दोनों तरफ 2-2, 3-3 टीम्स हैं जो काम कर रही हैं, कि मार्च ख़त्म होने से पहले तमाम कमर्शियल डील जो है वो तय हो जाएगी। अप्रैल के अंदर हम इनको इंशाल्लाह पहला ऑर्डर दे देंगे शिप का। वहाँ से 26 दिन लगते हैं शिप आने में ब्लैक सी के रास्ते से, तो इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक हमारा पहला कार्गो आ जाए। तो इस सारे प्रोसेस में अमेरिका जो है वो कोई नाराज़गी का इज़हार? कोई आपने देखा कि जो वाइट हाउस के जो तर्जुमान थे उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेस टॉक में कहा कि हमें पाकिस्तान के तेल लेने पे कोई एतराज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में तेल सस्ता होगा? पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल आता है उसका 1/3 हमें कंसेशनल रेट पे मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचेगा। अब आप मुतमिन होगी इनके जवाब से? नहीं जी, जो पहले कहा था वो तब भी, ये तो सब कहने की बातें हैं, जब उसके सम्राट अवाम तक पहुंचे तब पता चलेगा कि हमारे वज़रा को तो फ्री का पेट्रोल है, उनको क्या परवाह, जितना मर्जी पेट्रोल हो जाए। आप लेते हैं फ्री का पेट्रोल? जी, मेरे पास एक सुजुकी सिविक गाड़ी है, तो उस पर मैं जाता हूँ दफ्तर और वापस आता हूँ। अगर
बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, सायरा बानो साहब। और एक आखिर में जो ख़बर दी है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि रशिया से जो तेल आना है वो अप्रैल में उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और एक अच्छी खबर अज़हर सदीक साहब ने तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत को डिफाई नहीं करेंगे, अदालत में पेश होंगे। अब देखना ये है कि लाहौर की पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आने की इजाज़त देती है या नहीं देती है, उनको पकड़ के लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।